नमस्कार। हम अक्सर भारतीय संविधान की बात करते हैं, जो पूरे देश के लिए आप जानते हैं एक समान कानूनी ढांचा तैयार करता है। पर क्या ये ढांचा हर राज्य के लिए बिल्कुल एक जैसा है? ये एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि संविधान में ही कुछ राज्यों के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। संविधान का भाग 21 और उसमें अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे तक ऐसे ही प्रावधानों की बात करते हैं। ये करीब 12 राज्यों को कवर करते हैं: महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। 12 राज्य। और ये विशेष व्यवस्थाएं क्यों जरूरी हुई? मतलब इनके पीछे क्या सोच थी? देखिए, इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तो कुछ राज्यों के जो पिछड़े इलाके थे, वहां के लोगों की उम्मीदों को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना था। अच्छा। दूसरा, कई राज्यों में जनजातीय समुदाय हैं, उनके सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना एक बड़ा मकसद था। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है। फिर कुछ जगहों पर आप कह सकते हैं कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी नाजुक थी, अशांत थी, उससे निपटना था। या फिर कहीं कहीं राज्य के जो स्थानीय लोग हैं, उनके हितों को थोड़ी प्राथमिकता देनी थी। और ये बात भी ध्यान देने वाली है, जैसा आपने शुरू में इशारा किया, कि ये सारे प्रावधान संविधान लागू होने के वक्त से मौजूद नहीं थे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बाद में जोड़े गए हैं अलग अलग संशोधनों के जरिए, अक्सर तब जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ या किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है, बदलती जरूरतों के हिसाब से ढलता है। सही कहा। तो चलिए इस संवैधानिक विविधता को थोड़ा और करीब से समझते हैं। शुरुआत महाराष्ट्र और गुजरात से करें। अनुच्छेद 371। हाँ, अनुच्छेद 371 ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों को कुछ विशेष जिम्मेदारियां सौंपे। अच्छा, विशेष जिम्मेदारियां? ये 7वें संशोधन 1956 और बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के बाद इसमें बदलाव भी हुए थे, है ना जी। और ये जिम्मेदारियां जो है वो मुख्य रूप से राज्यों के अंदर जो क्षेत्रीय असंतुलन है, मतलब कुछ इलाके ज्यादा विकसित कुछ कम, उसे दूर करने पर केंद्रित हैं। तो क्या हैं ये खास जिम्मेदारियां? इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। पहली तो ये कि दोनों राज्यों के कुछ खास इलाकों के लिए अलग विकास बोर्ड बनाए जाएं। विकास बोर्ड? कौन से इलाके? हाँ, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और बाकी बचा हुआ महाराष्ट्र, और गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ और बाकी गुजरात, इनके लिए अलग अलग डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है। और दूसरी बात, ये पक्का करना कि इन बोर्ड्स के कामकाज पर एक रिपोर्ट हर साल राज्य विधानसभा के सामने रखी जाए। पारदर्शिता के लिए। बिल्कुल। पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों के लिए। तीसरी बात, इन खास क्षेत्रों के विकास के लिए जो पैसा दिया जाता है उसका बंटवारा समान रूप से हो, मतलब जरूरत के हिसाब से और बराबरी से, ताकि कोई क्षेत्र पीछे न रह जाए। हाँ बिल्कुल। और चौथी चीज, इन इलाकों में तकनीकी शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग की पर्याप्त सुविधाएं हों, और साथ ही राज्य सरकार की नौकरियों में भी रोजगार के बराबर मौके मिलें, इसके लिए एक समान व्यवस्था बनाना। तो कुल मिलाकर उद्देश्य है संतुलित क्षेत्रीय विकास। एकदम सही, संतुलित क्षेत्रीय विकास। चलिए, ये तो हुई महाराष्ट्र और गुजरात की बात, जहां मुख्य जोर विकास पर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नागालैंड की ओर। अनुच्छेद 371A। ये तो काफी सुना है और लगता है अपने आप में काफी अनूठा प्रावधान है। इसे 13वें संशोधन 1962 से जोड़ा गया था। हाँ, नागालैंड का मामला वाकई बहुत विशिष्ट है। अनुच्छेद 371A की सबसे अहम बात जो इसे खास बनाती है वो ये है कि संसद का बनाया कोई भी कानून, हाँ, कुछ खास मामलों में नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वहां की राज्य विधानसभा उसे मंजूरी ना दे दे। अच्छा, मतलब संसद के कानून सीधे लागू नहीं होंगे। ये कौन से मामले हैं? हाँ, ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला, नागाओं की जो धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं हैं। दूसरा, उनका जो पारंपरिक कानून और प्रक्रिया है, कस्टमरी लॉ जिसे कहते हैं जी। तीसरा, इसी पारंपरिक कानून के तहत होने वाले जो सिविल और क्रिमिनल जस्टिस के मामले हैं, उनका प्रशासन। और चौथा, जमीन और उसके जो संसाधन है, उनका मालिकाना हक और उनका ट्रांसफर। ये तो काफी व्यापक है। ये नागा पहचान और संस्कृति की सुरक्षा के लिए बहुत अहम माना जाता होगा। बिल्कुल। इसके अलावा राज्यपाल पर एक और विशेष जिम्मेदारी है, राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की।
खासकर तब तक जब तक नागा विद्रोहियों की वजह से आंतरिक अशांति का माहौल बना रहता है। तो इसमें राज्यपाल कैसे काम करते हैं? इस जिम्मेदारी को निभाने में राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह तो लेते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत निर्णय, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं और उनका फैसला आखिरी माना जाता है। अच्छा, और ये जिम्मेदारी कब खत्म होती है? ये विशेष जिम्मेदारी तभी खत्म होगी जब राष्ट्रपति ऐसा निर्देश देंगे। तो यहाँ राज्यपाल की भूमिका काफी मजबूत दिखती है। बिल्कुल। एक और बात है, केंद्र सरकार से किसी खास मकसद के लिए अगर कोई पैसा मिलता है तो राज्यपाल को ये सुनिश्चित करना होता है कि वो पैसा उसी मकसद के लिए खर्च हो, किसी और मांग में ना चला जाए। और एक और चीज, राज्य का जो तुएनसांग जिला है उसके लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद मतलब रीजनल काउंसिल बनाने का भी प्रावधान है। इसमें 35 सदस्य होते हैं। और इस परिषद के नियम वगैरह कौन बनाता है? वो राज्यपाल ही बनाते हैं। परिषद कैसे बनेगी, सदस्य कैसे चुने जाएंगे, उनकी योग्यता, कार्यकाल, वेतन, भत्ते क्या होंगे, परिषद काम कैसे करेगी, उसके अधिकारी, कर्मचारी, मतलब सब कुछ। तो तुएनसांग जिले के लिए कुछ और भी विशेष व्यवस्थाएं थीं शायद? हाँ, नागालैंड बनने के बाद पहले 10 साल के लिए, या अगर राज्यपाल क्षेत्रीय परिषद की सलाह पर चाहें तो और ज्यादा समय के लिए कुछ खास इंतजाम थे। जैसे जिले का प्रशासन सीधे राज्यपाल देखेंगे। सीधे राज्यपाल? हाँ। और केंद्र से मिला पैसा तुएनसांग और बाकी नागालैंड के बीच कैसे बटेगा, ये राज्यपाल अपने विवेक से तय करेंगे। नागालैंड विधानमंडल का कोई कानून तुएनसांग पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल परिषद की सिफारिश पर ऐसा न कहें। अच्छा। राज्यपाल को तुएनसांग जिले की शांति, प्रगति और अच्छे शासन के लिए नियम बनाने का भी अधिकार था, और ये नियम संसद के किसी कानून या वहाँ लागू किसी और कानून को बदल भी सकते थे या खत्म भी कर सकते थे। और एक मंत्री भी होता था शायद तुएनसांग मामलों के लिए? जी हाँ, राज्य मंत्रिमंडल में तुएनसांग मामलों के लिए एक मंत्री होता था, जिसे तुएनसांग जिले से चुने गए विधानसभा सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता था। और तुएनसांग से जुड़े सभी मामलों पर आखिरी फैसला राज्यपाल अपने विवेक से करते थे। और एक बात और, तुएनसांग से विधानसभा के सदस्य सीधे नहीं चुने जाते थे। सही कहा आपने, वहाँ से सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती बल्कि क्षेत्रीय परिषद चुनती है। तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 371A कितना विस्तृत है। ये नागालैंड की विशिष्ट परिस्थितियों, वहाँ की स्वायत्ता की इच्छा और सुरक्षा चिंताओं के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। नागालैंड की इस खास व्यवस्था से आगे बढ़ते हैं। अब असम और मणिपुर पर आते हैं। अनुच्छेद 371B और 371C, यहाँ पर जोर थोड़ा अलग लगता है ना? हाँ, यहाँ मुख्य ध्यान राज्य विधानसभा के अंदर ही कुछ खास क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व और उनके प्रशासन पर है। असम के लिए है अनुच्छेद 371B। ये 22वें संशोधन 1969 से आया। इसमें क्या है? ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो असम विधानसभा की एक कमेटी बनाने का प्रावधान कर सकें। कैसी कमेटी? इस कमेटी में राज्य के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज, उनसे चुने गए सदस्य होंगे और साथ में कुछ और सदस्य भी हो सकते हैं जिन्हें राष्ट्रपति तय करें। ये जनजातीय क्षेत्र कौन से हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? ये वो इलाके हैं जो संविधान की 6ठी अनुसूची में आते हैं, जैसे कि उत्तरी कछार हिल्स जिला, कार्बी आंगलोंग जिला और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला। मकसद यही है कि इन क्षेत्रों के हितों का विधानसभा में बेहतर प्रतिनिधित्व हो। समझ गया। और मणिपुर के लिए अनुच्छेद 371C, ये 27वें संशोधन 1971 से जुड़ा। हाँ, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। राष्ट्रपति मणिपुर विधानसभा में भी एक कमेटी बनाने का प्रावधान कर सकते हैं। इस कमेटी में राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, हिल एरियाज से चुने गए सदस्य होंगे। और इसमें भी कुछ खास बात है? हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति चाहें तो राज्यपाल को इस कमेटी के ठीक से काम करने की विशेष जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। अच्छा, यानी यहाँ फिर से राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। बिल्कुल। और राज्यपाल को इन पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन पर हर साल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भी देनी होती है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार भी इन पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। और ये पहाड़ी क्षेत्र कौन तय करता है? ये राष्ट्रपति एक आदेश निकालकर तय करते हैं कि कौन से इलाके पहाड़ी क्षेत्र माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर असम और मणिपुर भी फोकस विधानसभा के भीतर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और प्रशासन पर ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनके लिए अनुच्छेद 371D और 371E है। ये 32वें संशोधन 1973 से जुड़े थे। और फिर
2014 में जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ तो ये तेलंगाना पर भी लागू हो गए। यहाँ क्या मुख्य उद्देश्य है? हाँ, यहाँ मुख्य उद्देश्य थोड़ा अलग है। यहाँ जोर है राज्य के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के मामले में बराबरी के मौके सुनिश्चित करना। समान अवसर। बिल्कुल, समान अवसर। अनुच्छेद 371D इस बारे में राष्ट्रपति को काफी शक्तियां देता है। वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि राज्य के अलग अलग हिस्सों के लिए स्थानीय संवर्ग मतलब लोकल कैडर बनाए जाए। स्थानीय संवर्ग या लोकल कैडर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि किसी खास इलाके के जो सरकारी पद हैं उनमें भर्ती के लिए उसी इलाके के लोगों को प्राथमिकता दी जा सके। राष्ट्रपति ये तय कर सकते हैं कि किस पद के लिए कौन सा इलाका स्थानीय माना जाएगा। अच्छा। और किस हद तक आरक्षण या वरीयता दी जाएगी ये भी राष्ट्रपति तय कर सकते हैं। यही सिद्धांत शिक्षण संस्थानों में दाखिले पर भी लागू होता है। मकसद यही है कि राज्य के किसी एक हिस्से के लोगों का दबदबा न हो जाए और सभी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। ये तो काफी महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, और इसी अनुच्छेद 371D के तहत राष्ट्रपति राज्य में एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने का भी प्रावधान कर सकते हैं। ये ट्रिब्यूनल क्या करता है? ये सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके आवंटन, प्रमोशन, तबादले वगैरह से जुड़े जो विवाद या शिकायतें होती हैं उनको देखता है। और खास बात यह है कि ये हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है। मतलब इसके फैसलों को आप सीधे हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील हो सकती है। और अगर राष्ट्रपति को लगे कि अब इसकी जरूरत नहीं है तो वो इसे खत्म भी कर सकते हैं। अच्छा, और अनुच्छेद 371E वो किस बारे में है? वो काफी सीधा है। अनुच्छेद 371E संसद को ये अधिकार देता है कि वो आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रावधान करे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रावधान मुख्य रूप से रोजगार और शिक्षा में क्षेत्रीय समानता पर केंद्रित हैं। बिल्कुल। चलिए अब फिर से उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं। सिक्किम, अनुच्छेद 371F। ये तो तब जोड़ा गया जब सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना, 36वें संशोधन 1975 से। इसके क्या मायने हैं? जी, सिक्किम का भारत में विलय हुआ, उसकी अपनी एक खास पृष्ठभूमि रही है और ये प्रावधान कहीं ना कहीं उसे दर्शाते हैं। पहली बात तो ये कि सिक्किम विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। ये तो सामान्य सीमा से कम है। हाँ, आमतौर पर छोटे राज्यों के लिए भी न्यूनतम 60 सदस्यों की सीमा होती है, लेकिन सिक्किम के लिए ये 30 है। दूसरी बात, लोकसभा में सिक्किम के लिए 1 सीट आवंटित है और पूरा सिक्किम राज्य ही एक संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, और तीसरी और काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिक्किम की आबादी में अलग अलग वर्ग है। उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संसद को ये शक्ति दी गई है। हाँ। वो विधानसभा में सीटों का आरक्षण कर सकती है और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी इस तरह से कर सकती है कि केवल उन्हीं वर्गों के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकें। अच्छा, यानी यहाँ भी एक तरह से विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन साधने की कोशिश है। बिल्कुल। चौथी बात, राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी है राज्य में शांति बनाए रखने की और सभी वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए समान व्यवस्था करने की। और इसमें राज्यपाल कैसे काम करते हैं? इसमें वो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन अपने विवेक से काम करते हैं। और पांचवी बात, राष्ट्रपति भारत के किसी भी राज्य में लागू किसी भी कानून को जरूरी बदलावों या प्रतिबंधों के साथ सिक्किम पर भी लागू कर सकते हैं। ये शायद सिक्किम के भारत में सहज एकीकरण के लिए जरूरी समझा गया होगा। हाँ, बिल्कुल। सिक्किम के बाद आता है मिजोरम, अनुच्छेद 371G जो 53वें संशोधन 1986 से आया। क्या ये कुछ नागालैंड वाले प्रावधानों जैसा है? हाँ, काफी हद तक। जैसा हमने नागालैंड के लिए देखा था, यहाँ भी संसद के बनाए कानून कुछ खास मामलों में तब तक लागू नहीं होंगे जब तक राज्य विधानसभा उन्हें मंजूरी न दे दे। और ये मामले वही हैं? जी, वही 4 मामले। मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, उनका पारंपरिक कानून और प्रक्रिया, पारंपरिक कानून के अनुसार न्याय प्रशासन और जमीन का मालिकाना हक और हस्तांतरण। इसके साथ ही मिजोरम विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होंगे। ठीक है, अब 2 और राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश अनुच्छेद 371H और गोवा अनुच्छेद 371I। इन्हें अक्सर साथ में देखा जाता है, इनमें क्या खास है? अरुणाचल प्रदेश के लिए जो अनुच्छेद 371H है, ये 55वें संशोधन 1986 से आया।
इसमें राज्यपाल को राज्य में कानून और व्यवस्था के लिए विशेष जिम्मेदारी दी गई है। ये भी नागालैंड जैसा? हाँ, बिल्कुल नागालैंड की तरह। राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह करने के बाद अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते हैं और उनका फैसला अंतिम होता है। ये विशेष जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति के निर्देश पर ही समाप्त होती है। और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में भी कम से कम 30 सदस्य होने का प्रावधान है। और गोवा के लिए अनुच्छेद 371 आए? ये 56वें संशोधन 1987 से है। गोवा वाला प्रावधान अनुच्छेद 371 आए बहुत ही संक्षिप्त है। ये सिर्फ इतना कहता है कि गोवा की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। शायद जब गोवा को राज्य का दर्जा मिला तब यही मुख्य जरूरत समझी गई होगी। चलिए अब इस सूची के आखिरी राज्य पर आते हैं, कर्नाटक। और अनुच्छेद 371 जे, ये तो काफी हाल का है, 2012 में 98वें संशोधन से जोड़ा गया। ये किस बारे में है? जी, ये हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास से जुड़ा है। ये इलाका राज्य का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कर्नाटक के राज्यपाल को इस क्षेत्र के लिए कुछ विशेष जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। किस तरह की जिम्मेदारियां हैं ये? इसमें कई चीजें शामिल हैं। पहला, इस हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना करना। अच्छा, इसमें कौन से जिले आते हैं? हाँ, इसमें उत्तरी कर्नाटक के 6 पिछड़े जिले आते हैं: गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, कोप्पल, यादगीर और बेल्लारी। दूसरा, इस बोर्ड के कामकाज की रिपोर्ट हर साल राज्य विधानसभा के सामने रखना। तीसरा, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा दिया जाए उसका समान आवंटन सुनिश्चित करना। और चौथा जो कि काफी अहम है, वो है आरक्षण का प्रावधान। इस क्षेत्र से आने वाले छात्रों के लिए इसी क्षेत्र के शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण, और इसी क्षेत्र के लोगों के लिए राज्य सरकार के पदों में यानी नौकरियों में आरक्षण। तो ये मांग काफी पुरानी होगी। हाँ, इसकी मांग काफी समय से चल रही थी। 2010 में कर्नाटक विधानमंडल की दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद, ने अलग अलग प्रस्ताव भी पास किए थे। राज्य सरकार ने भी समर्थन किया था। उद्देश्य बिल्कुल साफ है, राज्य के इस सबसे पिछड़े इलाके के विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना और राज्य के अंदर जो जिलों और क्षेत्रों के बीच असमानता है उसे कम करना। तो हमने एक तरह से इन सभी 12 राज्यों के विशेष प्रावधानों का एक चक्कर लगा लिया। महाराष्ट्र गुजरात के विकास बोर्ड से लेकर नागालैंड और मिजोरम की वो सांस्कृतिक सुरक्षा वाली बातें, असम मणिपुर की विधानसभा समितियां, आंध्रा तेलंगाना में समान अवसर, सिक्किम और अरुणाचल में राज्यपाल की विशेष शक्तियां, और आखिर में कर्नाटक का क्षेत्रीय विकास पर फोकस। कितनी विविधता है सब में। हाँ, बिल्कुल। तो इस सब का अगर निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? देखिए, इसका निचोड़ ये है कि हमारा भारतीय संविधान एक तरफ जहां पूरे देश के लिए एक मजबूत ढांचा देता है, वहीं वो इतना लचीला भी है कि वो क्षेत्रीय विविधताओं और विशेष जरूरतों को पहचानता है और उन्हें जगह देता है। ये भारत के असम्मित संघवाद या एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब संविधान ये मानता है कि सभी राज्य बराबर तो हैं, लेकिन उनकी जरूरतें, उनका इतिहास, उनकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं और उन अलग जरूरतों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। ये एक साइज सब पर फिट नहीं होता वाले सिद्धांत को दर्शाता है। और ये भी साफ दिखता है कि कैसे संशोधनों के जरिए संविधान को समय और जरूरत के हिसाब से ढाला गया है, उसे प्रासंगिक बनाए रखा गया है। बिल्कुल। और हमने ये पैटर्न भी देखा कि कैसे कई मामलों में राज्यपाल को या फिर राष्ट्रपति या संसद को विशेष भूमिकाएं या शक्तियां दी गई हैं। ये शायद इसीलिए ताकि केंद्र और राज्यों के बीच एक संतुलन बना रहे और जो विशेष उद्देश्य हैं इन प्रावधानों के पीछे, उन्हें हासिल किया जा सके। हाँ। ये प्रावधान दिखाते हैं कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जरूरतों को संवैधानिक दायरे में कैसे सम्मान दिया जा सकता है, कैसे उन्हें संबोधित किया जा सकता है। तो हमने आज महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, इन 12 राज्यों के लिए जो विशेष संवैधानिक प्रावधान हैं, उन पर विस्तार से बात की। जी, और ये सारी व्यवस्थाएं कहीं न कहीं भारतीय संघ की जो जटिलता है, जो विविधता है, उसे ही उजागर करती हैं। पर एक सवाल मन में रह जाता है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। हाँ, बताइए।
वो ये कि ये जो विशेष प्रावधान बनाए गए हैं, ये अपने घोषित उद्देश्यों को, चाहे वो क्षेत्रीय विकास हो या सांस्कृतिक संरक्षण हो या फिर समानता लाना हो, इनको जमीनी स्तर पर हासिल करने में कितने सफल रहे हैं, और क्या ये भविष्य में भारतीय संघवाद के स्वरूप को, उसके विकास को किसी नई दिशा में ले जा सकते हैं। ये वाकई एक गहरा और विचार करने वाला सवाल है। इसके जवाब शायद हमें समय के साथ और ज्यादा स्पष्ट होंगे। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। जी।